आज मैं सिविल कोड पैकेज 2 टेस्ट 5 सीरीज का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। यानी कि अगर आपका सिस्टम चल रहा है और आप एक प्रिंटर परचेज करके लाएं, ड्राइवर डाल दिए, ठीक है, तो अगर आपका प्रिंटर चल रहा है या नहीं चल रहा है तो वैसा स्थिति में कौन चेक करेगा? तो स्वाभाविक है डिवाइस ड्राइवर। अब यहां पे पहला ऑप्शन बूटिंग दे रहा है। ये बूटिंग क्यों नहीं होगी? बूटिंग क्या कहलाता है कि जब आप पीसी को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। तो स्वाभाविक ही बूटिंग में होती है कि आपका कीबोर्ड की जांच होगी, आपका माउस का जांच होगा, पर यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि माउस और कीबोर्ड को जांचना है। यहां पे कहा जा रहा है कि कोई भी कंपोनेंट आपके पीसी में जुड़ रहा है तो वैसा स्थिति में जब आपका कनेक्टिविटी हो तो उस कंपोनेंट को ठीक से ऑपरेट कर रहा है, यह चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बूटिंग तो नहीं होगा, सेविंग भी नहीं होगा, यहां डेटा को सेव नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, यहां डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। अगर यहां पे डिवाइस ड्राइवर होता तो शायद सही आंसर डिवाइस ड्राइवर, तो यहां पे सही आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। फर्स्ट जनरेशन में आप जानते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज नहीं करते थे, असेंबली लैंग्वेज नहीं, वहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज। तो पहला जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम बना था वो मशीन लेवल लैंग्वेज पे बना था, ठीक है। तो यहां पे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बोला जा रहा है तो मशीन लैंग्वेज सही आंसर हो। असेंबली लैंग्वेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला पीसी जो था मशीन लैंग्वेज बेस्ड था। बाद में जब सेकंड जनरेशन की बात आई तो वहां पे थर्ड जनरेशन की, तो वहां पे असेंबली लैंग्वेज का यूज करने लगे। पर आज के समय में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। अब यहां पे दो और टर्म आ गया, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है? जब हम लोग कोई कोडिंग करते हैं तो मेरा जो कोडिंग होता है वो सोर्स कोड हो गया, ठीक है। और जब कंपाइलर के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन वो सोर्स कोड होगा और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि ये भी गलत होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला है फ्लैश। फ्लैश नहीं है। क्यों नहीं है? फ्लैश क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो जनरली हम लोग एनिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एनिमेशन के लिए इवन यस फ्लैश वी आर यूजिंग यस फॉर यस डूइंग अदर वर्क ऑल्सो, ओके, लाइक इवन इट इज यूज फॉर हेल्पिंग द वेबसाइट, ओके। सो इन दैट केस द फ्लैश विल बी द रॉन्ग आंसर। अब कुकीज क्या है? कुकीज क्या है? कुकीज आपका इंफॉर्मेशन को सेव करता है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब डालते हैं तो ये सब आपके कुकीज में होता है। तो यहां पे क्वेश्चन दूसरा, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है तो कुकीज भी नहीं होगी। अब स्पाइडर्स क्या है? जब आप सर्च इंजन का यूज करते हैं तो वहां पे जब सर्च करते हैं तो बॉट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वही बॉट्स का दूसरा नाम स्पाइडर्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, एप्लेट सही है, यही है एप्लेट जो आपके वेब पेज पे चलता है। तो सही उत्तर आपका हो गया एप्लेट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रिलेशनल डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी
इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में अर्थात इस तरह ऑर्गेनाइज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टेबल कहते हैं। तो ब्लॉक क्या है? यूनिट ऑफ डेटा है। तो स्वाभाविक है, ये तो इसके बारे में रोज ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत छोटी यूनिट हो गई, ठीक है। रिकॉर्ड क्या हो गया? ये डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट इन द सेम रो दैट मेक्स अ रिकॉर्ड। और टपल क्या होता है? जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड अपने आप में एक रिलेशन बनाता है, तो वहां पे हम लोग टपल, पर ये दोनों एक जैसा है, पर ये इन रिलेशन है। जब रिलेशन कॉन्सेप्ट का व्यू आएगा तो हम लोग आंसर यूज करेंगे टपल का, ठीक है। तो यहां रिलेशन नहीं, यहां तो सिंपली बोला जा रहा है रोज और कॉलम्स का एक ढांचा बनना है, तो स्वाभाविक है वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। डैश का प्रयोग करते हुए कमांड लाइन, आपको मालूम होगा दो तरह का इंटरफेस है। पहला क्या है? GUI इंटरफेस होता है, और एक होता है CUI इंटरफेस। आप जानते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग CUI इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब विंडोज देखिए सब GUI क्यों आसान है? यहां पे हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट का आ जाता है कि हर चीज को माउस के द्वारा सेलेक्ट कीजिए, ये कीजिए, हमको यहां कमांड लिखना नहीं पड़ता है। पर CUI में आपको कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक डॉस कमांड के बारे में लिख रहे हैं, हमको अगर डेट देखना है तो हमको टाइप करना होगा डेट कमांड। अगर ये कमांड हमको नहीं पता है तो हम डेट नहीं देख सकते हैं, टाइम नहीं देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहां पे डैश का प्रयोग करते हुए कमांड लाइन इंटरफेस बताता है कि ये पहले अगले कमांड का इंतजार कर रहा हो, तो डायलॉग बॉक्स नहीं होगा। डायलॉग बॉक्स GUI फीचर है। आप जब सेव करते हैं तो फाइल सेव, तो क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स बनता है। तो सेव एज क्या है? ये क्या एक डायलॉग बॉक्स है जो आपको बता रहा है कि आप क्या ये डेटा को सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहां पे डायलॉग बॉक्स GUI कॉन्सेप्ट का आ गया। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमांड लाइन इंटरफेस यानी CUI कॉन्सेप्ट का, तो ये तो होगा ही नहीं। अब मेनूज क्यों नहीं होगा? मेनूज क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आप जानते हैं जब क्लिक करते हैं फाइल में तो ऑप्शंस आपका आता है। अब जैसे न्यू आ गया, ओपन आ गया, सेव। अभी के समय में तो हम लोग यूज कर रहे हैं रिबन बार का ना, जिसमें कि टैब्स होता है और हर टैब्स का एक सेक्शन होता है, और सेक्शन में क्या रहता है? लिस्ट ऑफ कमांड्स होता है, बटन शो होती है, तो ठीक है। तो पहले के समय में जब हम लोग यूज करते थे तो वहां पे मेनूज का कॉन्सेप्ट आता था, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब का कॉन्सेप्ट आता है, और उसके अंदर हम लोग ऑप्शंस देखते थे। तो स्वाभाविक है ये भी GUI फीचर आ गया, ये नहीं होगा। अब सिस्टम कॉल क्यों नहीं होगा? अब जब सिस्टम कॉल करते हैं तो इट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम कर्नल, इट रिक्वेस्ट अ सर्विस। अब यहां पे कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा, सर्विस फ्रॉम कर्नल। अब यहां पे कर्नल क्या आ गया? यहां कर्नल क्या हो गया? कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है तो वहां पे कर्नल कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है। तो यहां पे सिस्टम कॉल क्या हो गया? इट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक ही नहीं है, ये कमांड लाइन इंटरफेस पे आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब प्रॉम्प्ट क्यों होगा? प्रॉम्प्ट CUI है। आप अभी के समय में भी आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं। आप क्या कीजिएगा? विंडोज और R कीजिएगा और वहां पे लिख दीजिए CMD बॉक्स में और इंटर कीजिए, आप CUI कॉन्सेप्ट में चल जाइएगा। अब CUI कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा ड्राइव आएगा। पहले हम मिटा लेते हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में आइएगा तो आप देखिएगा कि आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा C। ये क्या है? सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये क्या वेट कर रहा है कि मुझे और अब दूसरा कमांड दीजिए। वे वेट कर रहा है आपके लिए कि आप कुछ टाइप कीजिए, हम एग्जीक्यूट करें।
तो वही पूछ रहा है ना, डैश का प्रयोग करते हुए कमांड लाइन इंटरफेस बताता है कि ये अगले कमांड का इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो ठीक है, अगर आपको मिले सिस्टम प्रॉम्प्ट वो भी सही, कमांड प्रॉम्प्ट वो भी सही, प्रॉम्प्ट लिखा वो भी सही। समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे तेज रिकवरी प्लान में कौन सा होता है? ठीक है, मिरर डिस्क, रीस्टोर, रीरन टेक्निक, चेक पॉइंट, डेटाबेस या से चेंज लॉग। ये यहां पे देखिए, ये चीज और ये चीज, ये स्लो करता है। ये भी ही रिकवरी प्लान है पर ये स्लो करता है। ठीक है, पर यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तेज यानी कि फास्ट रिकवरी मिरर डिस्क का। आपको हम रेड के बारे में बताए थे, रेड 2 जिसमें मिररिंग होती है। अगर इन केस मेरे एक डिस्क के डेटा उड़ जाए तो मेरा मिररिंग किया हुआ है दूसरे डिस्क में, वहां से डेटा हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पे आपका मिरर, अब ये क्यों नहीं होगा? ये चेक पॉइंट क्यों नहीं होगा? चेक पॉइंट क्या है? जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो देखिए एक चेक पॉइंट सब जगह बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां मेरा डेटा गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां डेटा गया और यहां से जाते ही बीच में मेरा फेल हो गया, मेरा जो वर्क है ना फेल हो गया, तो हमको यहां से नहीं चलना पड़ेगा। अब हम यहां से उठाएंगे, यहां पे चेक, जैसे हम लोग बनाते हैं चेक पॉइंट ए, चेक पॉइंट बी, सी, डी, ई। अब यहां पे फेल हुआ तो यहां पे आएगा, ये यहां नहीं जाएगा, अब यहां से फिर स्टार्ट करेगा वर्क। तो इसी को हम लोग चेक पॉइंट करते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन की बात आएगी तो वहां पे देखिएगा बहुत चीज ऑप्शन आता है। सेव पॉइंट का आता है, जो वही सेव पॉइंट आपका चेक पॉइंट कहलाता है। रोल बैक आएगा, कमिट आएगा, तो ये सब ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो सही आंसर आपका मिरर डिस्क होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस निम्नलिखित में से कौन सा है? ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्ट, यस डेटाबेस कनेक्टिविटी, यस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस निम्नलिखित में से कौन सा है? ओडीबी जैसा ही चीज है, हाँ ये सही है। मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस उपलब्ध नहीं कराता है, यह गलत है। मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस उपलब्ध कराता है, एकदम सही है। जेडीबीसी जैसी ही चीज है, यह भी सही है। ये देखिए ओडीबीसी और जेडीबीसी ये एपीआई का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, पर यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो देखिएगा मिडलवेयर का जब कॉन्सेप्ट आएगा ना तो वहां पे दोनों आएगा। अब देखिए कनेक्टिविटी क्यों होता है, इंटरफेस और डेटाबेस दोनों में तालमेल करवाना, तो हम लोग कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। कौन सा? जेडीबीसी ले सकते हैं, नहीं तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी से। तो जो मिडलवेयर प्रदान करता है जिसमें ओडीबीसी और जेडीबीसी, तो आपको तो बेस्ट आंसर लिखना है, तो बेस्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ये होगा, सी होगा। ठीक है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी, पर सी है ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो हमको बेस्ट आंसर लेना है तो हम सी लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। एक टेबल 4, एनएफ क्या है? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एनएफ क्या है? नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल 4 एनएफ में होता है यदि सभी एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पर निर्भर हो और एक दूसरे पर निर्भर हो। ये हो ही नहीं सकता है, हर चीज आप प्राइमरी की पे नहीं कर सकते। प्राइमरी की के द्वारा आप काम कर सकते हैं, पर हर चीज ये गलत हो जाएगा। सभी एट्रीब्यूट्स, यहां एट्रीब्यूट्स आप समझ लीजिए फील्ड के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, सभी एट्रीब्यूट्स अनरिलेटेड होता है, ये हो ही नहीं सकता है, सब में रिलेशन होता है। ठीक है, किसी रो में किसी एंटिटी के बारे में 2 या अधिक मल्टी बिल्डर्स
या मल्टी बिल्डर्स होगा, ठीक है, गलत लिखा गया है, फैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी रो में किसी एंटिटी के बारे में दो या अधिक नहीं हो सकता, दो से अधिक एंटिटी, वन टू मेनी है, पर यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंटिटी के बारे में दो से अधिक नहीं हो सकती है, तो स्वाभाविक है ये फैक्ट नहीं हो, ये सही है। यहां दो से अधिक, दो होगा एक होगा, दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आंसर सही है। किसी कॉलम में वैसे ही वैल्यू नहीं होते, ये कौन बोल दिया? कॉलम में तो वैल्यूज होती है, बिना वैल्यूज के कोई टेबल बनेगी, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल बनाने की विधि जो प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है कहलाती है क्या? टेम्पलेटिंग। ये क्या करता है? आपका स्ट्रक्चर भी बनाएगा, ठीक है, किस तरह का आप रिप्रेजेंट डेटा को करना चाहते हैं, हर एक चीज आपको इसमें मिलेगी। ये जेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये ज्वाइंट एप्लीकेशन है, ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और टैट, टैट तो कंप्यूटर का कोई टर्म ही नहीं है। हाँ, ये दोनों आप समझिए, जेड और रैड, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंटरफेस से रिलेटेड है, पर क्वेश्चन यहां पे बताया जा रहा है कि जब हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जब हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल्स, प्री डिफाइंड डिजाइन सब हो जाए, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉडल बनाने की विधि, तो वहां पे जो प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है वो कहलाती है टेम्पलेटिंग। सो यहां पे बेस्ट आंसर आपका टेम्पलेटिंग होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल, अब यूआरएल आप समझिए, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही है जो यूनिक एड्रेस को बताता है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल पेज का एड्रेस, अब जैसे आपको लेटर लिखना है और लेटर कहीं भेजना है तो आप लिख दीजिएगा पटना, तो वो पहुंच जाएगा? नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना पड़ेगा, कहां पे है हनुमान नगर, कहां पे, कौन स्ट्रीट में है, कौन लेन में है, क्या नाम है, वो सब आपको लिखना, वही है यूआरएल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का मैंडेटरी कंपोनेंट्स नहीं है? ठीक है, पहला रिसोर्स पाथ, एकदम है, रिसोर्स पाथ है, यानी कि अगर आप लिखते हैं http://www.yahoo.com, ठीक है, अगर इससे आगे अगर आता है तो ये आपका क्या हो गया? रिसोर्स पाथ हो गया, ठीक है, ये आपका पाथ। अब जैसे कि आप कभी सेव करते हैं फाइल को, तो फाइल सेव एज या सेव पे जाते हैं तो आप लोकेशन डिफाइन करते हैं, पाथ डिफाइन करते हैं, नहीं पाथ डिफाइन कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, पर हमको चाहिए नहीं डी ड्राइव में राजू रमेश फोल्डर में डालना है, तो वहां पे पाथ, वही चीज है रिसोर्स पाथ। तो यहां पे ये यूआरएल का मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है, ये तो है, ये तो है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी है, ये क्या है? प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम लोग प्रोटोकॉल का चुनाव कर ही रहे हैं। पोर्ट नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, हम पोर्ट नंबर भी नहीं लिखेंगे, इसको रन कर दे तो मेरा रन कर जाएगा यूआरएल, तो यहां पे पोर्ट नंबर मैंडेटरी हाँ रहता है, पर वो मैंडेटरी नहीं, यहां पे हम लोग यूज करते हैं लास्ट में पोर्ट नंबर, तो आप लिखिए या ना लिखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अब अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये तो स्वाभाविक है गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका देखिए यहां पे समझ जाइए, यहां पे समझिए, रिसोर्स पाथ का होना चाहिए, प्रोटोकॉल का होना चाहिए, पोर्ट नंबर, यही एक यूनिक है, यही यूनिक है। अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा, तो ये सही है। ये हम क्यों टिक किए हैं? क्योंकि ये यूआरएल का मैंडेटरी कंपोनेंट है, पर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो ये है पोर्ट नंबर।
पोर्ट नंबर अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो आपका यूआरएल रन कर जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित के प्रयोग से अपने आंकड़ों में सूचना को एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए डीबीएमएस आपको अनुमति देता है। यानी कि अगर आपका टेबल है और अपने मन मुताबिक अपना इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन करेगा, किसका यूज करेंगे? क्वेरी लैंग्वेज एकदम सही है, क्वेरी लैंग्वेज का चुनाव करेंगे। क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल जनरेटर क्या है? टेबल को जनरेट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है? सूचना का एक्स्ट्रापोलेट, यानी कि ये क्या एक्सट्रैक्शन। तो यहां पे ये भी नहीं होगा। रिपोर्ट जनरेट करना है वो भी नहीं होगा। विजार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि विजार्ड क्यों नहीं होगा? जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो वहां पे आपको डिजाइन मोड भी रहेगा और यस ये भी रहेगा विजार्ड मोड। विजार्ड मोड क्या है? हेल्प देता है। ऑलरेडी क्रिएटेड फील्ड्स बना हुआ रहता है, आपको चुनाव करना है, चुनाव करते हुए प्राइमरी की जाइए, इस तरह बनाइए। ठीक है, तो वहां पे विजार्ड का यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे बेस्ट आंसर आपका क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा आप एसक्यूएल के बारे में जानते ही होंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? टेबल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है, टेबल बनाते हैं, रिलेशनशिप लाते हैं और अपने मन मुताबिक हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो गया क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए। अब देखिए, डैश में बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को क्लिक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। अब यहां पे कौन सा है ऑप्शन जो बटन और मेनू प्रोवाइड करता है? टूल बार एकदम सही। मेनू बार क्यों नहीं होगा? लिस्ट ऑफ मेनूज है ना। अब मेनूज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा तो मेनू बार तो होगा ही नहीं। विंडो तो स्वाभाविक नहीं है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, अगर डायलॉग बॉक्स, विंडो डायलॉग बॉक्स के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। फाइंड क्या होता है? एक टूल है जिसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर आपका हो गया टूल बार, जिसमें कि आपको बटन और मेनू दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए। कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि अभी हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज सेव नहीं की है, ठीक है, सिस्टम शट डाउन कर दिए, तो क्या होगा? क्वेश्चन वही पूछ हो रहा है। बंद अगर हो जाए तो कंटेंट्स, डैश के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। इनपुट के कंटेंट्स, ये भी नहीं है। देखिए, इनपुट गलत है। इनपुट क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बोला जा रहा है। आउटपुट, ये भी नहीं। ठीक है, मेमोरी, देखिए यहां पे आपको समझना है, मेमोरी, यहां स्पेसिफिक मेमोरी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। यहां आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में नहीं बोला, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, रैम होता है, उसके बाद रोम होता है। ठीक है, दो तरह का। अब यहां पे अगर ये ऑप्शन रैम मिल जाता तो आंसर सही होता, रोम मिलता गलत होता। रोम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग रोम में डेटा को नहीं फिल ना कर सकते हैं कोई चेंजिंग। ये मैन्युफैक्चर के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है। रैम हम लोग यूज करते हैं। अभी जैसे एमएस वर्ड में एक फाइल खोले ना, तो ये कहां जाएगा? रैम में जाएगा। ठीक है, तो अगर रैम होगा तो सही होगा, पर यहां पे बोला जा रहा है मेमोरी। एक और मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या आ गया? ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाए। पर सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? डेटा सुरक्षित हो जाता है। पर यहां पे अगर हम डेटा लिखे और कंप्यूटर बंद कर दिए तो मेरा डेटा इरेज होगा अगर ये रैम में है। पर यहां मेमोरी कह रहा है, तो कौन सा मेमोरी कह रहा है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये तो नहीं कह रहा। अगर प्राइमरी मेमोरी में कहा जा रहा है तो रोम, तो गलत हो जाएगा। अगर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कहा जा रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहां स्पेसिफिक रैम के बारे में नहीं है, तो ये मेमोरी अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं कहा जा रहा है। अगर स्पेसिफाइड होता तब यहां पे इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे।
अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी यहां पे समझिए सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसके अनुसार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की सीरीज यानी कि मेरा I1 इंस्ट्रक्शन, I2 इंस्ट्रक्शन, I3 इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है। जब इस सब को जोड़ देंगे तो मेरा क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। और जब ऐसा ऐसा छोटा प्रोग्राम जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ठीक है, तो यहां पे वॉइस यस एक्टिवेशन, वॉइस एक्टिवेशन क्या होता है, हमारे वॉइस को यानी कि साउंड वॉइस यानी कि ऑडियो वॉइस को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। तब ये देखते हैं जब हम बोलते हैं राम तो राम लिखा जाता है, वो किस में लिखा जाता है, सिस्टम पे लिखा जाता है। तो ये वॉइस एक्टिवेशन हुआ। डेटाबेस तो होगा ही नहीं, टेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं यहां आ रहा है। यहां पे क्या पूछ रहा है, एक से अधिक इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो डेटाबेस तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। स्प्रेडशीट क्यों नहीं होगा, स्प्रेडशीट इज व्हाट, डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ गया। तो जहां पे कॉलम्स आ जाए, रोज आ जाए, वहां पे इंस्ट्रक्शन का कहां कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो स्प्रेडशीट भी नहीं होगा। हाँ, प्रोग्राम क्या होगा, सही होगा, क्योंकि प्रोग्राम इज व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसलिए सही उत्तर आपका प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ये कह रहा है क्या, एनालॉग सिग्नल है वो डिवाइस जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे और फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, तो वैसा डिवाइस आप बताइए। अब आप समझिए, हमारा पीसी है, पीसी में वर्क किए, इसको भेजना है, तो ये किस फॉर्म में होगा, डिजिटल में होगा। डिजिटल बता देते हैं, डिजिटल सिग्नल लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, लंबे डिस्टेंस के लिए हम लोग एनालॉग का यूज करते हैं। तो इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, उसको कहते हैं मॉडेम, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ये क्या करेगा, एनालॉग में कर देगा। अब एनालॉग से जैसे भेजना है आप डेटा को भेजिए। अब यहां पे रिसीवर एंड में क्या होगा, फिर मॉडेम आएगा रिसीवर एंड में, यानी कि यूजर के पास मॉडेम होगा। ये मॉडेम क्या करेगा, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर। आप जानते हैं कंप्यूटर ट्रांसमिट और रिसीव कौन करता है, डिजिटल सिग्नल। इसको डिजिटल सिग्नल मिल गया, कंप्यूटर अपना वर्क करेगा। तो यही पूछा जा रहा है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉनिटर क्यों नहीं होगा, मॉनिटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है ना, सिर्फ आप उसका डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरा भी नहीं होगा, डिजिटल कैमरा क्या है, कैप्चरिंग योर फोटोज, ओके, इन डिजिटल फॉर्मेट, सो दिस आल्सो विल बी नॉट देयर। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग स्कैनर डिवाइस का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर आपका मॉडेम हो गया। आई होप you have understood all the questions, 15 questions which I discussed in the test series of 5. Thank you, my dear.